अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, कर मैं आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का। प्रीवियसली हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एक एडवांस फॉर्म है, दिस इज़ डायनामिक प्रोग्राम। कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ मच बेटर देन अभी तक जो हमने स्टडीज़ की हैं डिफरेंट रिकर्शन एल्गोरिदम्स, उससे मच मच बेटर है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो आपको पता है कि हमारा ये सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। तो बट यू हैव टू नो अबाउट दैट थिंग कि आपने जो प्रोजेक्ट है आपका दैट शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 15th ऑफ दिसंबर। ठीक है। सो दिस इज़ द अनाउंसमेंट कि आप अपना जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है या रिसर्च है या काम करना है, आपने LMS में अपलोड कर देना है बाय 15th और दिसंबर। सो द टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द, हमारे पास जो आज का टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा ये 10 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 हमारे पास है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, वर्ड एक्चुअली व्हाट इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग। बाय द वर्ड आप ये समझें कि हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या। बिफोर दिस डायनामिक प्रोग्रामिंग हमने डिफरेंट रिकर्शन पढ़ा था, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पढ़ा था। दीज आर द, अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं कि एक्चुअली द मोटिव यानी कि सोल्यूशन यानी कि कंक्लूजन कहूँ डेफिनेशन का कि व्हाट इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग। जो डायनामिक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है is a technique and it is not an algorithm. Not an algorithm. So जिस तरह हमने हम बात कर रहे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल की, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल है, हम क्या करते थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल डिवाइड एंड कॉन्कर रूल एंड ए डायनामिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। सपोज करें वी हैव ए और हमारे पास क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट। हमारे पास जब देखो, जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए मर्ज सॉर्ट, हमारे पास मर्ज सॉर्ट था। क्या था हमारे पास, एक हमारे पास पर्टिकुलर एक एरे थी। फॉर एग्जांपल सपोज में 6 7 3 9 6 2 और 8, यानी कि वही है इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मेक इट इवन, सो मेक इट सपोज सपोज या 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्या था, हम लोग इसको 2 इवन में करते थे, 6 7 3 एंड 9। एंड फर्दर हमने क्या किया हुआ था, इसको 6 2 8 एंड 1। फर्दर इसको हम क्या कर रहे थे, इसको फर्दर सॉरी 6 एंड 7 एंड 3 एंड 9, ऐसे ही था। इसको फर्दर हमने किया 6 और 7 में ब्रेक डाउन कर दिया इंडिपेंडेंटली, 3 एंड 9 को इंडिपेंडेंट कर दिया। सेम इज द केस हियर, 6 2, फिर हमने क्या किया, ये मैं एक स्टेप स्किप कर दिया, 8 एंड हमारे पास यहाँ 1 था। सो हम इसको में से कम करेंगे, दोबारा रीजॉइन करते हैं। हम किस तरह करते थे, हम
हमने क्या किया 3 3 6 7 9 एंड हमारे पास जहाँ इधर हमारे पास क्या आ रहा था, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास आ रहा है 1 2 6 एंड 8। जहाँ जी ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्या है 1 2 3 6 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ऐसे ही हमने करे थे कि जो कि हमने सिंपली डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया हमने, मेजर प्रॉब्लम को डिवाइड किया सब प्रॉब्लम में, और उसका हमने एट द एंड रीजॉइन करके इसको एक प्रॉपरली ऑर्डर वे में हमने कर दिया। नाउ एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस। सो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि वो हमारे पास जो ओवरलैप या ओवरलैप सब प्रॉब्लम्स को डील करता है, यानी कि हमारा ये ओवरलैप सब प्रॉब्लम्स को डील करता है। सो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि व्हाट आर द ओवरलैप प्रॉब्लम्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। याद करें हमने एक एग्जांपल की थी फबोनाची सीरीज की। जस्ट लाइक हमारे पास फंक्शन था एफ सीरीज का ऑफ एन, जो कि फबोनाची सीरीज का n-1 प्लस एफ सीरीज का n-2। ठीक है, और ये कब कंडीशन होगी n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, दिस इज अ सपोज करें हमारे पास n है, इफ n इक्वल टू 5 है, क्योंकि कंडीशन है फंक्शन में गिवन है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको मैं ब्रेक करूँ, 5 है, फिर हमारे पास क्या पहले फंक्शन है n-1 एंड n-2। तो n-1 का यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ 3 और 3 में। अच्छा, इससे बिफोर दैट थिंग हमारे पास बेस फंक्शन हमारे पास पता है, हमारे पास बेस फंक्शन क्या है, यानी कि n, और हमारे पास एफ सीरीज का जो कि 0 एंड 1, इसका भी 0 1। यानी कि इसका क्या मतलब है 0 1 का, कि हमने उस वक्त तक सॉल्व करना है जबकि हर चीज़ 0 एंड 1 पे ब्रेक डाउन हो जाए, उससे ज़्यादा, उससे मिनिमम, उससे पहले हम स्टॉप नहीं कर सकते। सो जस्ट लाइक 3 है, 3 में अगेन हमारे पास n-1 है, n-1 दैट इज हमारे पास क्या होगा 2, और n-2 हो गया दैट इज 1। 1 आगे फर्दर नहीं हो सकता, अगेन 2 होगा, 2 को अगर हम करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 0। इस तरह 4 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो मेरे पास एक आएगा 2, एंड मेरे पास आ जाएगा 3, एंड 3 को करता हूँ, फिर यहाँ 1 आएगा, एंड 1 आके यहाँ 2, एंड 2 का यहाँ 0 है, एंड ये 1 है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो हमें पता है कि हमने हीप सॉर्ट में भी किया था, हम इसको डिवाइड करते थे, उसके ऑर्डरिंग करते थे, बट यहाँ जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक फंडा है, फंडा क्या है कि आप ये देखें, यहाँ देखें, ये 3 यहाँ भी है, 3 इधर भी है, ये इसको मैंने फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया, ये 0 और ये 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें ये 2 2 2, यानी कि दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम, जिस तरह हम मर्ज सॉर्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, बट मर्ज सॉर्ट है या डिफरेंट रिकर्शंस है, रिकर्शन में बात कर रहा हूँ, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, जबकि डायनेमिक जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा बॉटम अप अप्रोच है। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 अगर मेरे पास यहाँ फिक्स हो गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 का मेरे पास उसके ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, उसके क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं 0 1, तो वो जब ऊपर जाएगा
अपवर्ड जाएगा, तो यहाँ इसको फर्दर इसके जो सब बॉडीज हैं या चाइल्ड हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायनेमिक प्रोग्राम में इस किस्म की जो प्रॉब्लम है, ये 2 बार बार रिपीटिशन हो रही, 3 रिपीटिशन हो रही, फॉर एग्जाम्पल 4 भी रिपीटिशन होती, तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम है डायनेमिक प्रॉब्लम, ये हम सब प्रॉब्लम जो एक्चुअली हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हम इस किस्म की जो प्रॉब्लम हम लोग यूज़ करेंगे उसमें, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस किस्म के जो रिजल्ट है ना वो एक टेबल में सेव करता है। ठीक है। अच्छा, उस टेबल को मतलब, और उस टेबल में हम जब सेव करते हैं मतलब उसमें फॉर एग्जांपल 2 की वैल्यूज आ गई हैं, 3 की आ गई, 4 की आ गई, दोबारा वो उसको दोबारा जिस तरह भी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, फॉर एग्जांपल जहाँ मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 का आउटपुट मेरे पास चल गया 1 और 2 है, तो मुझे दोबारा यहाँ 3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट इन द टेबल आई कैन सी दैट कि मेरे उसके पेरेंट्स के इस पेरेंट का चाइल्ड कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है। तो हम उस टेबल में वो डाटा सेव होगा एंड वी कैन यूज फॉर द फर्दर कि, और उस टेबल को हम कहते हैं टेबलर डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ए ये टेबलर मेथड है। अच्छा, एक्चुअली अब टेबलर मेथड क्या है, ये सॉल्व करता है अगेन हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम यूज करेंगे, दैट इज सॉल्विंग ऑफ ओवरलैप प्रॉब्लम, सॉल्विंग ऑफ ओवरलैप प्रॉब्लम्स। ठीक है। ठीक है। अब ये टेबलर मेथड है। फॉर एग्जांपल वंस द, देखिए टेबलर मेथड में क्या होता है, वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, अगर एक दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है फिर हम स्टोर करते हैं इन टेबल, वैल्यूज आर स्टोर इन टेबल। इफ वी नीड दोज वैल्यूज फॉर द फर्दर तो हम वी कैन रेफर दैट टेबल एंड वी कैन यूज दोज वैल्यूज। इन शॉर्ट हमारे पास टेबलर मेथड क्या कहता है कि वंस द problem is solved, that is stored in the table and those values can be used for ठीक है कि कोई भी चीज़ है हमारे पास डाटा है हमने सॉर्ट आउट कर लिया है और उसमें, अच्छा एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल, जस्ट लाइक आप इमेजिनली सोचें कि ये हमारे पास कोई एक टेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास वैल्यूज मेरा है 0 1 2 3। ठीक है। इनिशियली हमारे पास ये इस बेस फार्मूला से 0 1 की वैल्यूज हमारे पास होती हैं, हम फ्रॉम 2 से ऑनवर्ड जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये डाटा फील्ड है तो आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जहाँ मेरे पास 2 पे वैल्यू मेरे पास 3 फील्ड है, तो अब मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। क्या हुआ, 2 की तो वैसे नहीं आएगी, 3 दैट शुड बी ये भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब 2 होता है उसके जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे हमारे पास एक जगह आएगा 1 आएगा और एक ही जगह 0 आएगा। ठीक है ना। ठीक,
तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इस तरह होगी। बट अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ फील्ड है, अगर ये बॉक्स फील्ड है, तो हमें दोबारा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो टाइम सेविंग भी करता है। जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट या डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने ईच एंड एवरी स्टेप बार बार कैलकुलेट करते थे, बार बार उसको देखते थे कि वो आया, कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी सॉर्टिंग ऑर्डर में हो रही। बट हमारा इधर ये है, ये एक्सपोनेंशियली टाइम तो कभी कभार ज़्यादा ले लेगा, कभी कभार कुछ केसेस में, बट मोस्टली इसमें टाइम कम लगेगा। तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अच्छा, व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं इन ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि कम से कम टाइम में हम मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें। सो इन शॉर्ट हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स कैलकुलेट इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर अच्छा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि अब जो डिवाइड एंड कॉन्कर है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर फर्क क्या है? क्योंकि आपको अगर गो बैक करें थोड़ा सा, तो जो डिवाइड और कॉन्कर है वो गिफ्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो देता है, बट द प्रॉब्लम क्या है, वो नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, in short, both divide and conquer and the dynamic programming give the optimized solutions. But the issue is that the divide and conquer take longer time to calculate the problem solution. ठीक है, सो अच्छा, ये जो अभी मैं आपको यहाँ लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्लाइड्स में आपको दूंगा, ये तमाम की तमाम बातें स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। जो डिवाइड एंड कॉन्कर give optimized solution, but with respect to not as compared to dynamic ठीक है, तो बेसिकली कि हमारा यहाँ जो इस पॉइंट है कि डिवाइड और कॉन्कर है, ये ऑप्टिमाइज पे तो काम करता है, बट एक्चुअली इन दिस थिंग द टाइम इज द मेजर डिफरेंस, कि इस पे जो टाइम है कम लगता है एज कंपेयर टू द हमारे पास डिवाइड कॉन्कर टेक लॉन्गर टाइम to calculate the result of any kind of problem, but डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत कम टाइम लेता है। सो जब टाइम कम लेता है तो ऑटोमेटिकली द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशन जो है इज वेरी सिंपल। ठीक है, these are the things, and so अब इसमें क्या है कि जो टाइम एंड स्पेस जो कम्प्लेक्सिटी है इज इजी।
अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ द इशू रिगार्डिंग द, अब देखें हमारे पास टाइम तो हमें पता चल गया कि टाइम कम लग रहा है, बट स्पेस ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू द डिवाइडर कॉन्कर, क्योंकि हमें लॉन्ग हम हमेशा सेव करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्पेस, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी is easy but only adding little amount of space when stored in a tabular table by using dynamic programming. As time is reduced and space is increased. ठीक है, एक्चुअली अगर देखें इसमें एक ड्रॉबैक है हमारे पास कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या है कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम तो हमारा कम लग रहा है, बट यहाँ थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज हो रही है बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये जो हमने बातें अभी की हैं, दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को करता है, बट दीज आर द 1 2 3 4, these are the advantages of the dynamic programming। ये कौन से, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिनिमम मैक्सिमम जो करना रिजल्ट कैलकुलेट करता है विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, और ये ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन करता है एज कम्पेयर टू द डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, बट इसमें टाइम ऑब्वियसली कम लगता है। इसमें बस एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंक्रीज ऑफ द स्पेस है, बट नॉट एज मच, बट इसमें जो टाइम है दैट इज इन द रिड्यूस पॉइंट। ठीक है, सो देयर आर सम आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। व्हाट आर दोस? ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अब वही बात आ रही है, जब भी अभी लास्ट अभी हमने बात की है कि स्पेस ज़्यादा लगती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसका मेमोरी रिक्वायरमेंट का है। मेमोरी, ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास आता है जो स्ट्रक्चर है, structure defined and which method we used is difficult for changing the result। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया है कि which kind of structure we are going to use it and which method we are going to adopt it for the difficult, यानी कि डिफरेंट आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट मेथड यूज करें। तो यहाँ स्विचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग का प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम टाइप प्रोग्रामिंग में इशू आता है कि कौन सा चीज़ को किस प्रॉब्लम को किस तरह हमने हैंडल करना है। कि स्ट्रक्चर एंड विच method we use in different or different or difficult
प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है कि जी कौन सा मेथड और कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि हमें हर लेवल पे कोई भी आउटपुट आए हमें उसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लाजमी चाहिए। यानी कि बेसिक इसका फॉर्मूला है कि कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी इशू को सॉल्व करेंगे, हर हाल में उस किसी भी सिंगल इनपुट का हमारे पास आउटपुट जो होगा वो ऑप्टिमाइज होगा। दैट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तो ये ठीक लगता है कि जी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए ताकि हमें हर चीज़ इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टाइम कम लगे। बट फॉर द लॉन्गर लार्ज प्रोजेक्ट्स में कभी कभार ये प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कि जी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हर वक्त लेके आना वो काफ़ी कभी कभार टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग ना भी हो बट इन द टाइम ऑफ स्पेस के हिसाब से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। कि फॉर द there should be optimized। यानी सिर्फ यहाँ फाइनल सॉल्यूशंस के रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी आउटपुट होगा किसी भी इनपुट का हमेशा हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा ऑप्टिमाइज वे में होना चाहिए। अगर ऑप्टिमाइज नहीं है देन देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक्चुअली अब हमने बात की कि व्हाट इज आर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अब नाउ देयर आर 4 पर्टिकुलर स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास 4 की जो बेसिक स्टेप्स हैं व्हाट आर दोज। ठीक है, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेप्स हैं और वो क्या है। फर्स्ट स्टेप कहता है कि जो करेक्टर द स्ट्रक्चर या करेक्टर यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रक्चर है, जो एक तो पहली बात है हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना चाहिए कि विच मेथड वी यूज टू गेट द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। कि हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है character the structure of optimized optimal solution। what does this mean कि हम क्या करें, कौन सा मेथड यानी कि which method we use to get optimal solution। ठीक है, कि हमारे पास हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है जिससे हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो फुलफिल हो के उसमें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यूज ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। Define the values of optimal solution। अब इसका क्या मतलब है, जस्ट लाइक गोइंग बैक टू द रिकर्शन। हमने क्या किया था रिकर्शन में, जब हम क्या करते थे कि सपोज करें हमारे पास एक एरे है, हम उसको 2 इवनली पार्ट्स में डिवाइड करते थे एंड वी शुड यूज़ अ बेस एंड नेचुरल फंक्शन टू डिफाइन। यानी कि हमारे पास एक बेस फंक्शन होता था और उसमें हम काम करते थे। अभी ये पॉइंट्स अभी देख लें, इसके बाद हम इसको अप्लाई करके देखेंगे एक रियल एग्जांपल में और उधर आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। कि
कि ये हमारे पास क्या होता था कि रिकर्सिव मेथड होता था। रिकर्सिव मेथड है, हम क्या करते हैं, वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। One is base function and other is natural function। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक ये जैसे एग्जांपल कि कोई भी चीज़ 4 है, इसको मैंने किया 3, 2 है, ये 3 है, 3 को फिर मैंने किया 1 है, ये 2 है, तो इस तरह। अब इसमें जब इस किस्म की चीज़ें हैं तो इवन पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास एक बेस फंक्शन होगा और एक हमारे पास नेचुरल फंक्शन होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इसमें कि we calculate the optimized solution on the base of recursive function। अब हमारे पास थर्ड आता है, we calculate optimized solution on the base of recursive function। ठीक है, एंड द फोर्थ लास्ट वन क्या है कि जब हमने तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर लें तो हम तमाम को हमने फाइंड करना है सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को, कि तमाम को सब सम करके उसके टेबुलर फॉर्म में फाइंड करके हमने सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यानी कि फाइंड द फाइनल सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम जब ये हम बात कर रहे हैं कि हमने फाइंड कर लिया है दीज आर द 4 पर्टिकुलर स्टेप्स, और हमने देखना है कि किस तरह हमारा जो भी प्रॉब्लम है किस तरह हमारे पास ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किस तरह हमारे पास आया। नाउ there are certain elements of the dynamic programming जिसमें हमारे पास ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर आता है, ओवरलैपिंग पे सब प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम किस तरह डील करते हैं। कि हमारे पास जो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास जो है ऑप्टिमल, हमारे पास सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या मतलब है, सपोज मेरे पास मैंने एलिमेंट 5 है और उसको मैंने कंपाइल किया है। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम 1, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात करूं कि हम बार बार प्रीवियस रिजल्ट को कंपाइल ना करें। जस्ट लाइक इनिशियली मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी ना, दिस इज एग्जांपल, कि इसमें हम बार बार 3 को मैं बार बार कर रहा हूँ, 3 को मैंने 2 टाइम्स कंपाइल किया है, 2 को भी मैं 3 टाइम्स कंपाइल कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को, इस जो प्रॉब्लम है, इस किस्म की जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको मैंने अवॉइड करना है। तो इसका क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, अगर इसको मैं कहूँ कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने जस्ट आप समझा दिया कि इसका क्या मतलब है ऑप्टिमाइल। अगर आप मैं लिख देता हूँ, सपोज
we have 5 sub problems. We compile 5 sub problems and after calculation all sub problems on the basis of final step. We compile previous result. What does mean? कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम कंपाइल किस तरह कर रहे हैं प्रीवियस रिजल्ट पे, कि हमारे पास जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा प्रीवियस रिजल्ट है अगर 1 है तो मेरा नेक्स्ट जो रिजल्ट है मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 होगा, अगर 2 है तो वो 3 होगा, कि हम प्रीवियस रिजल्ट्स के बेस पे हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं और फाइंड भी कर रहे हैं कि किस तरह हमारे पास ये होंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब हमने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड कर लिए सब स्ट्रक्चर का, अब हमारे पास जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम्स के, कि अब उसमें जो हमारे स्पेस है, जो स्पेस और सब प्रॉब्लम है इज वेरी स्मॉल। अच्छा, अब हमारे पास जो रिकर्सिव प्रॉब्लम है वो यूज एज द प्रॉब्लम रिपीट अगेन अगेन, जस्ट लाइक मैं अभी बात बार बार कर रहा हूँ कि 3 था, 4 था, 1 था, वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो वी हैव टू सॉल्व दैट थिंग। उसको सॉल्व किस तरह करना है, सब प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, और सिर्फ उसका सोल्यूशन क्या है, ओनली सेविंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट इन अ टेबल। और आपको लग रहा होगा कि हम किस तरह करेंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है। अगर वो स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच से, अगर हम बॉटम से अपवर्ड की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 का रिजल्ट मैंने सेव कर लिया, अगेन 2 आया, आई हैव द इंफॉर्मेशन 2 का रिजल्ट, उसके जो चाइल्ड थे वो कौन कौन से, तो वो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देन अगेन 3 आता है, ये 4 आता है, 5 आता है, आई हैव द इंफॉर्मेशन, आई डू नॉट नीड टू मेक द चाइल्ड्स अगेन। सो हमारे क्या है, हमारे पास जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इसका एलिमेंट्स का, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में हमारे पास नंबर 1 क्या है, स्पेस ऑफ सब प्रॉब्लम इज स्मॉल। सेकेंड है, जो जब रिकर्सिव प्रॉब्लम मेरे हमारे पास आया, प्रॉब्लम में we use the same problem, repeat again and again। अच्छा, अब हमारे पास जब हमारे पास रिजल्ट आ गया और हमने उसको सेव कर देना, स्टोर हमने कर देना टेबल में, स्टोर इन द टेबल। अच्छा, अब जो बेसिक मसला आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जब हमारे पास ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर तो बन गया,
optimized substructure is very good for the shortest distance, but it is not good for the longer distance. अब this is a problem, real problem हमारे पास आता है कि जो optimized solution है, optimized या optimal solution is good for shortest distance, but not good for longest distance. So make it understand what is the meaning of a shortest distance and the longest distance. आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गर डिस्टेंस का तो पता ही होगा क्या है, बट किस तरह हमने करना है. जस्ट टेकिंग दिस थिंग कि हमारे पास हमने एक मैसेज हमने ट्रैवल करना. फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज ए डी है, बी एंड सी. ठीक है, और हमारे पास में दिस इज 50, 25 एंड 10. फॉर एग्जांपल आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम, मैंने क्या करना है, मेरे पास एंड जो रिजल्ट है मैंने ए से डी पे जाना है. इफ आई गो फॉर द डायरेक्ट जाता हूँ, मेरे पास तो यहाँ 50 आता है. इफ आई टेक अ पाथ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो ए पे बी पे क्यों 20 आया, बी से सी पे गया +5 एंड सी से डी गया +10, तो 35. अब इसमें देखें, अब ये डायरेक्ट तो मेरे पास सोल्यूशन निकल रहा है ए टू डी, बट यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो 50 है. दैट इज अ प्रॉब्लम कि अब मैं दिस इज नॉट द ऑप्टिमम. अब यहाँ स्पेस ज़्यादा मिल रही है, यानी कि ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, बट आई एम गेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो इस किस्म के ये प्रॉब्लम्स को ये हैंडल करता है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अब रिकर्सिव डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जो फिबोनाची सीरीज है वो अगर उसका ग्राफ देखें ना, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है. ठीक है, और अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन करें वो लीनियर है. मेकिंग वन थिंग, इसका सूडो कोड, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मैं आपको दिखाता हूँ. बिफोर सूडो कोड हम रिकर्सिव की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज में. ठीक है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है. हमारे पास क्या 1 है, एफ आई सीरीज हमारे पास जो था n-1 प्लस एफ आई बी n-2, और ये कब होता है n इज ग्रेटर देन 2, और ये हम कहते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 2. ठीक है, अब जस्ट लाइक मैं करता हूँ एफ आई बी 1 है, एफ आई बी 2, एफ आई बी 3, और सपोज करिए मेरे पास मैं ये 5 तक जा रहा हूँ, एफ आई बी 4, एफ आई सीरीज ऑफ 5. तो इसका एफ आई बी 1 का तो मेरे पास आंसर 1 आएगा, ये 2 का मेरे पास 2 होगा, नहीं एफ आई बी उसका भी 1 होगा क्योंकि मेरे पास लेस देन इक्वल टू 2 तक मेरे पास ये 1 है. फिर यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2
फिर यहाँ 3 एंड ये मेरे पास 5। ठीक है, दिस हमने क्या करना है, फेबोनाची सीरीज को इस जो कैटेगरी है फ्रॉम, इसको हम काउंटिंग में लेके आएंगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इट दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर फंक्शन। अब एग्जाम्पल करते हैं इन टर्म ऑफ इट, हम इसकी प्लॉटिंग की, हम ग्राफ में किस तरह फेबोनाची सीरीज को हम प्लॉट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमारे पास फेबोनाची सीरीज क्या है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये क्या है हमारे पास एफ आई वी ऑफ एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू। ठीक है ना, अब मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ, अगर 0 करता हूँ या 1 करता हूँ तो कोई भी इसका 0 का मतलब 0 होगा, और अगर मैं 1 पुट करता हूँ ये तो 0 हो गया, ये 2 माइनस यानी कि दैट शुड भी हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मेरे पास है फेबोनाची सीरीज 4 है, अगर मैं इसको 4 कैलकुलेट करूँ कि सपोज करें, देखें फेबोनाची सीरीज ऑफ 4 को अगर मैं इसको करूँगा तो 4 में से अगर ये गया ये 2 हो जाएगा, ये 3 इसको अगर करूँगा सीरीज ऑफ 3 को अगर मैं करूँगा ये 2 है, और ये है सीरीज ऑफ 1, अगर 2 को अगेन मैं करूँ ये सीरीज से 0 है, एंड ये 1 हो गया। अब इसको फर्दर करूँ अगेन वही सीरीज ऑफ ये 1 है एंड ये ऑफ ये 0 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये देखें, इसको हमने फर्दर बार बार ब्रेक डाउन करते गए हैं और हम इसका रिजल्ट जब तक 0 और 1 हमारे पास नहीं आता हम वी कैन नॉट गो। तो इसमें जो टाइम लग रहा है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये हमारे पास जो टाइम है t ऑफ n है, इस केस में यह फेबोनाची सीरीज का वो बिग ऑफ 2 की पावर n, दैट मीन ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अच्छा अब आप देखें, अगर मैं 2 की पावर n अगर मैं 4 करता हूँ तो क्या होगा, अगर 2 की पावर 4 है दैट इज 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16। ठीक है, नो दिस इज नॉट अ केस, ओके 2 की पावर हमने 4 नहीं, ओके मतलब इसका हमारे पास अभी हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये जो होता है इसका जो टाइम है, टाइम तो ये इस तरह, दिस इज द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ये जो चीज़ है इसका क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और इसका जो टाइम है, टाइम कम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं फेबोनाची सीरीज का, वो है हमारे पास ओमेगा 2 की पावर n। अच्छा अब ऑन द सेकेंड हैंड साइड हमारे पास जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, अब उधर एक हमारे पास एक डिक्शनरी हमने m है यानी टेबल है, वो हमने एक डिक्शनरी टेबल में एक फील्ड है जहाँ के हमारे जो वैल्यूज हैं वो टेम्परेली सेव होती हैं। जैसे हमारे पास वहाँ क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी m अवेलेबल है, और जो कि m है हमारे पास जो स्टार्टिंग है
एम ऑफ 0 हो या हो एम ऑफ 1, ये 0 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1। और ये जो चीज़ है जिस 0 एंड 1, ये हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये हमारे पास बेस फंक्शन होता है, ठीक है। और जब हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं फिबोनाची सीरीज में ऑफ n वेरिएबल, जब कहते हैं अगर इफ क्या है जो m है ऑफ n वेरिएबल जो कि है अगर वो नल होता है देन m ऑफ n इक्वल टू फिबोनाची सीरीज ऑफ n-1 और हमारे पास भी चल रहा है b ऑफ n-2, ठीक है। और हमारा हम रिटर्न करेंगे m ऑफ n, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पर्टिकुलर हमारे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। हमने इनिशियली हमें पता है हमारे पास 0 और 1 हमारे पास है, ठीक है। और हमारे पास 4 है, 4 तक जाना है 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस है और ये जो है ना दिस इज द डिक्शनरी हमारे पास गिवन है। अब हमने इनकी वैल्यूज को सेव करते जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग कि हमारे पास सीरीज है अकॉर्डिंग टू दिस सूडो कोड। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूं 0 और 1 से, 0 और 1 से ऊपर मैं गया हूं 2 पे देखता हूं, जब उसके 2 के फर्दर ब्रेकडाउन अगर मैं करता हूं तो 2 के भी लास्ट जो है वो 0 और 1 आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास इधर भी मेरे पास 2 की वैल्यू यहाँ सेव हो गई है, ठीक है। और 1 की तो ऑटोमेटिकली मुझे आगे फर्दर ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 ऑटोमेटिकली 1 होता है। अगर अब देखें दोबारा मैं दूसरी साइड पे अब आता हूँ, अब दोबारा मैं m पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो आई डू नॉट नीड टू सॉल्व इट अगेन। तो मैं इस जो डाटा है मेरे पास अवेलेबल तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। इसी तरह मैं 3 पे जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास उसका जो आंसर है वो 2 होगा, और 4 पे जाता हूँ उसका आंसर मेरे पास 3 होगा। तो इस तरह ये वैल्यू सेव होती जाएंगी। और फर्दर ऑन अगर मैं 5 पे जाता हूँ 6 पे जाता हूँ और अगेन मेरे पास 2 की चीज़ जब हम इसकी सॉर्टिंग में करूँगा, जब इसकी प्लानिंग करूँगा ना, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अगर 4 है इसको 3 अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है 3 का जो बना था ये 2 और ये 1 और 4 की जगह यहाँ 2 था, 2 की जगह ये मेरे पास 1 और 0, ठीक है। इसमें भी होगा देखें 1 और 0 तो ऑटोमेटिकली 1 और 0 ऑटोमेटिकली मेरे पास गिवन है इन द बेसिक फंक्शन बेस फंक्शन में कि जी वो 0 और 1 है। अब 2 में जब मैंने किया तो मेरे पास वो 1 अवेलेबल है, ठीक है। इसको मेरे पास आ गया। अब यहाँ देखें क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ 2 अवेलेबल दोबारा आया तो मैंने यहाँ सॉर्ट इसको दोबारा इसके फैक्टर्स नहीं बनाए, इसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 2 के क्या है दैट इज 1। अगर मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती देन फॉर एग्जांपल जहाँ 3 है 3 की फैक्टर है, अगर 5 यहाँ आ रहा होता, ये 7 आ रहा होता, ये 10 आ रहा होता, तो देन इफ आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर टेबल देन ओनली एंड ओनली देन हमने उस वक्त इसके फर्दर इसके जो रिजल्ट्स हैं कैलकुलेट करने बाय यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। और अब इसका जो टाइम हमारे पास है, इसका जो टाइम है वो के जो t ऑफ n है वो दैट इज बिग ऑफ n है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, नॉट अ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होता, जस्ट लाइक लिटिल डिले होता है हमारे पास लीनियर क्या है पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन दैट इज अ लीनियर, ठीक है। ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है इसका लीनियर बन रहा है,
ठीक है, so this is the particular difference between these two things. So now अब हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिदम है. अब इन टर्म्स ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम को हम बात करते हैं. रिकर्सिव एल्गोरिदम इन टर्म ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब रिकर्सिव एल्गोरिदम में अगर हम बात करें कि बेसिक चीज़ क्या है, रिकर्सिव में तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करते हैं, ये हमें पता है. और जो डिवाइड एंड कॉन्कर जो रूल है वो हमेशा क्या है, लीनियर होता है. और जो सब प्रॉब्लम है वो नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉट इंडिपेंडेंट होती हैं. जो सब प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा, और जो सब प्रॉब्लम शेयर द सब प्रॉब्लम्स. अब सब प्रॉब्लम्स का क्या मतलब, जैसे 2 है वो बार बार आता है, 3 है वो बार बार आ रहा है, तो वी हैव टू यूज दैट, यानी कि हमने इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है कि किस तरह उसको रोका जाए. बार बार, क्योंकि इसमें तो बार बार यूज होता है रिकर्सिव में, और हम बार बार उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. दैट इज द थिंग. When we divide and conquer the sub problem are linear. ठीक है, फिर हमारे पास जो है some problems are not independent. एंड लास्ट थिंग हमारे पास जो है, ये जो क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स शेयर सब प्रॉब्लम्स. अच्छा, नाउ देयर इज वन एग्जांपल ऑफ रॉड कटिंग प्रॉब्लम, जो कि आपको जब आप स्लाइड्स देखेंगे उधर आपको एग्जांपल मिलेगी रॉड कटिंग की, और उधर से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी. कि रॉड कटिंग प्रॉब्लम एक हमारे पास स्लाइड्स में गिवन है. रॉड कटिंग, ठीक है, रॉड कटिंग प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो आउटपुट है वो हमने ऑब्वियसली बाय द यूज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए. जो आउटपुट है क्या है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए. क्या मतलब हुआ कि इसमें रॉड कटिंग में जब हम एक जैसे इसको बता देता हूँ कि एक टेबल है, उसको हमने स्मॉल पीसेस में कट करना है, और हमने उसमें एज मच एज रेवेन्यू जनरेट करना है. तो मैक्सिमम प्राइस एज कंपेयर टू द रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट, हमने रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स पे. मैक्सिमम हमारे पास प्राइस हो एज कंपेयर टू the previous result. So again हमने ये फाइंड कर चुके हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कि हमारे पास जो रनिंग टाइम है लीनियर है. So what is the benefit? So now question comes in mind कि what is the benefit of a dynamic programming? So total running time is always linear in the dynamic programming, and the solution of the sub problem, जो भी solution है उसको हमने store कर देना है in the tabular for the afterward reuse के लिए. That are the basically two benefits of a problem. Now
अगेन कमिंग टू द रोड कटिंग प्रॉब्लम। रोड कटिंग में क्या है, हमारे पास एक रॉड है, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली है क्या, जस्ट लाइक हमारे पास एक टेबल है, लेंथ है ये आई और प्राइस है पी ऑफ आई। ठीक है, ये हमारे पास 1 1 2 5 3 8 4 9 5 10 6 17 7 17 8 20 9 24 एंड 10 और 30। ठीक है, अब इसमें इधर जो पी आई है ना, पी आई इज द टेबल प्राइस हमारे पास, ये क्या है, टेबल प्राइसेस है। ठीक है, और आई की जो है वेरिएशन जो हो गए 1 2 अप टिल हमारे पास n तक जाती है। यहाँ तो 10 डिफाइंड है, पर नॉट के एवरी केस में हमारा 10 ही होगा। बट और हमने यहाँ मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है, आर एन हमने करना है फाइंड आउट, जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट करना है। ऑब्टेन्ड कब होगा, ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द रॉड, एंड सेलिंग इट। अब यहाँ हमारे पास एक और चीज़ अवेलेबल है, पी ऑफ एन। पी ऑफ एन क्या है, रॉड ऑफ लेंथ, है, एंड इफ जो एन है हमारे पास अगर इतना लार्ज हो कि उसकी कटिंग और पॉसिबल नहीं है, solution require no cutting। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ दिस पर्टिकुलर थिंग की, इसकी फर्स्ट की। अब फर्स्ट मेरे पास है, अब इसका देखें, अब मेरे पास फर्स्ट है, इसकी तो मैं कट ही नहीं कर सकता क्योंकि इनिशियली है, तो इसका मेरे पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका आउटपुट 1 का 1 है। इसका मतलब है यहाँ नो कटिंग, यानी कि इसका मैक्सिमम रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 है, अब इसके पास मेरे पास 2K ऑन दिस थिंग, 2K मेरे पास सोल्यूशन क्या क्या निकल सकते हैं। 2 में अगर मैं फाइंड करना चाहूँ 1 + 1 करूँ, ठीक है, और 2 का क्या है मेरे पास ऑलरेडी 5 है, अगर 1 + 1 करूँगा तो मेरा इसका आंसर 2 होगा। तो विच इज़ द मैक्सिमम, हमारे पास इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इसका हमारे पास 2 का आउटपुट 5 ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं अब लेता हूँ इस चीज़ को, थर्ड को कंसीडर करता हूँ, अब थर्ड को कंसीडर क्या करूँगा, थर्ड का क्या है मेरे पास, थर्ड का 3 क्या बन सकता है, 2 + 1 बन सकता है, 3 इज ऑल 3। अब इसका रेवेन्यू जनरेट करूँ, 3 का इज ऑलरेडी 8 इन द टेबल, एंड व्हाट अबाउट 2 + 1, 2 का 5 है एंड 1 का तो 1 है, तो यानी कि 6 इज लेस देन 8, तो 8 इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, 8 इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। एंड व्हाट अबाउट 4, अब 4 का है, अब 4 का मेरे पास पॉसिबल 3 आउटपुट्स निकल सकते हैं, एक 3 + 1
एक मैं कर दूंगा 2 + 2, एक मेरे पास 4 ऑटोमेटिकली है। 4 को ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या अवेलेबल है 9। 3 का मेरे पास है क्या है 8 + 1, ये भी 9 है। एंड व्हाट अबाउट 2, 2 + 2 दैट इज 5 + 5 और 10। तो मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हुआ, तो दैट इज 10। अब मैं इधर रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ 4 को 10 के साथ कि मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बाय द डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ रोड कटिंग, जिसमें हमने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है और हमने ये देखना है कि हमारा रिजल्ट रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगा। सो now there is one most important uh, concept of this dynamic programming is assembly line scheduling. This is the most important. And what is the assembly line? Assembly line scheduling. सो असेंबली लाइन स्केजुलिंग में क्या होता है, हमारे पास एक असेंबली है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास असेंबली है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, उसकी असेंबली लाइन है, उसमें आप डिफरेंट वर्क स्टेशन हैं, डिफरेंट काम हो रहे हैं, कोई मेंटेनेंस हो रहा है या कोई फिक्सिंग ऑफ द चीज़ें हो रही हैं, या टायर फिक्सिंग है या इंजन फिक्सिंग है। जस्ट लाइक टेकिंग दिस थिंग, ये हमारे पास एक है, we have suppose this is a 3 4 1 2 3 4 this is 6 6 2, make it clear, this is 6, this is 2, 8 11 5 3 and 5 and 1। ठीक है, ये हमारे पास होता है E1 एंड दिस इज E2। इसके कोई है, सपोज करें ये 2 है और ये सपोज करें ये 4 है और ये 2 है, ये 3 है इसका ट्रांसफ़र, और ठीक है, और हमारे पास ये 1 ठीक है। दीज आर द थिंग्स कि हमारे पास ये अवेलेबल है, जस्ट टेकिंग दिस थिंग। और हमारे पास ये लाइन, इसको हम फर्स्ट को कहेंगे लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल गोल है, जो फाइनल हमारे पास गोल होता है एफ ऑफ स्टैटिक होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं x1 और x2 अकॉर्डिंग टू द लाइन 1 एंड लाइन 2। अब हमारे पास
अब इसका फंक्शन क्या है? अब हमने क्या करना है, हमने ये अचीव करना है कि असेंबली लाइन में कौन सा पाथ हम फॉलो करेंगे और हम अपना काम जल्दी ख़त्म करें, इन टर्म ऑफ इजी भी करें बट इन रिड्यूस टाइम में। जस्ट लाइक हम अभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, लॉन्गेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये कुछ उसी तरह की हमारी कोई स्टोरी लाइन बन रही है। अब यहाँ देखिए हमारे पास दिस इज द, ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस इज द रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है और हम उसको प्रोसेस करके टू मेक दैट थिंग इनटू फंक्शनल। ओके, टाइम ऑफ ईच स्टेशन है। अब जो टाइम रिक्वायर्ड है हमें हर स्टेशन पे, यानी कि ये A1 है, ये A1J है और ये A2J है, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड क्या है, A1J और A2J, यानी कि ये लाइन 1 और ये क्या है, लाइन 2 का जो टाइम रिक्वायर्ड हमें है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A11 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास ये जो है A11, जो कि A11 हमारे पास 6 है और A हमारे पास 21 जो है A21 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, इनिशियली स्टार्ट पे 6 है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं फ्रॉम द लाइन 1 हूँ, मुझे 6 दिन लग रहे हैं, तो अब हमने देखना है कि कब मुझे एक्चुअली काम किस कॉस्ट में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेम लाइन पे रहता हूँ तो मेरी कॉस्ट कोई इंक्रीज नहीं होगी। अगर मैं एक लाइन से दूसरी लाइन पे ट्रांसफ़र होता हूँ देन मुझे कोई ना कोई कॉस्ट इंक्लूड होगी, और मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड है फ्रॉम ए रॉ से लेके फाइनल तक जाने में, कौन सा मैं पाथ फॉलो करूँगा, क्या करूँगा, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस हेडिंग असेंबली लाइन स्केड्यूलिंग। इसमें ये हम पूरी बात करेंगे, जिसमें अभी जो मैंने अभी बात की आपके साथ कि अगर मैं सेम लाइन में हूँ तो नो कॉस्ट, अगर मैं इफ ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे पास जो ट्रांसफ़र कॉस्ट होगी, ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो क्या है, TIJ, यानी कि ये जो हो रही है ये ट्रांसफ़र 3 है, दैट इज़ TIJ की वैल्यू है 3। ठीक है, दीज आर द ट्रांसफ़र कॉस्ट। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, हमारा जो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमने मिनिमाइज टोटल टाइम फाइंड करना है। एक्चुअली वी वांट टू मिनिमाइज टोटल टाइम, कोई प्रोसेस पूरा रॉ से लेके फाइनल प्रोडक्ट जाना है, डेवलप करना है, तो हमें मिनिमाइज टाइम रिक्वायर्ड है। एक्चुअली वी वांट टू फाइंड the minimize total time, ये हमने करना है। अब इस असेंबली लाइन में काम करने के दो से तीन तरीके हैं। एक हमारे पास ब्रूट फोर्स मेथड आता है और दूसरा हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। अब हमें दोनों को देखना है कि कौन सा मेथड बेटर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है, इसके 2 मेथड्स हैं। मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट ब्रूट ब्रूट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में एक्चुअली होता क्या, ब्रूट फोर्स में होता है कि हमने स्टेशन से चूज़ करना है, हाउ मैनी वेज वी कैन चूज द स्टेशंस।
अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि अगेन एक्सपोनेंशियल वाली बात है 2 की पावर एन, हमारे पास पॉसिबिलिटीज आती हैं कि हम किस तरह चूज करेंगे कि हाउ मैनी ways we can choose the station that is equal to 2 की power n. For example, these are the two things. ठीक है, that is the thing. इस तरह ठीक है, these are the thing. और for example मेरे पास n 2 है, n इक्वल टू 2 है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, मेरे पास 2 स्टेशन है, तो ये होगा 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि मेरे पास क्या हुआ, किस तरह 1 2 3 4 स्टेशन है और 4 पाथ्स हैं, 1 2 3 4, दीज आर द 4 पाथ्स वी आर रिक्वायर्ड टू चूज. अच्छा, अब ये तो स्मॉल था तो ठीक है, इजी हो गया, इसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं रहा. बट इफ वी वांट टू अच्छा, अब हमने यहाँ 8 टाइम, अगर 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 8 होगा, अगर 4 होगा तो दैट्स देखिए डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट. कि इन शॉर्ट अगर मेरे पास 2 की पावर 3 होता, अगर 8 टाइम्स मेरे पास कम्बिनेशन होते, तो देन फाइंड द मिनिमम पाथ, देन टेक इज टू डिफिकल्ट. अब मेरे पास 8 हो गया या 16 हो गए स्टेशन, या 24 हो गए, तो उसमें मिनिमम पाथ फाइंड करना इस अकॉर्डिंग टू द ब्रूट फोर्स पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो अब वो कंपेयर दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है, अच्छा डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. हमने पहले स्ट्रक्चर बनाना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का. स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अच्छा, व्हाट इज दिस, हमने किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, कि हमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास मिनिमम टाइम में हमने कैलकुलेट करना है रिजल्ट. ठीक है ना, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है कि हमने मिनिमल टाइम टू कैलकुलेट रिजल्ट, टू कैलकुलेट रिजल्ट. ठीक है, और अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने ये हमारे पास सोल्यूशन पता है कि हमने मिनिमम टाइम में चाहिए, बट आया हम डायरेक्ट जा रहे हैं स्टेशन टू स्टेशन या हम ट्रांसफर करेंगे. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज अगेन, गो डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल लाइन को मैं S1 और S2 के साथ डोनेट करता हूँ कि लाइन S1 है जो कि पॉइंट J-1 है से टू S ऑफ अगेन 1, J. ठीक है, यानी मेरा फाइनल प्रोडक्ट है J, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ तो आई डू नॉट नीड टू ट्रांसफर इट. अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन अनदर टू अनदर, क्या कर रहा हूँ, अब लाइन अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टेशन S2 पे J-1 टू S1 ऑफ J, यानी कि अगर मैं लाइन 2 से लाइन 1 पे जाता हूँ तो वो मैं किस तरह जाता हूँ. ठीक है, अब जैसे थिंक हमारे पास वही अगेन 2 स्टेशन हैं,
दिस इज A1 J minus 1 A1 J line 1 line 2, ठीक है, A2 J minus 1 A2 J, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने देखना है कि किस तरह फाइंड करेंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हमारे पास दो डिफरेंट स्टेशंस हैं और हमने किस तरह फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जाना है। अब इसी चीज़ का इसका एक और पॉइंट है डायनेमिक के अंदर, हमारे पास इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द रिकर्सिव सॉल्यूशन? अब हमारे पास ये प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट इज़ द रिकर्सिव सॉल्यूशन? इसका क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हमारे पास अब हमने इनिशियली बात की थी कि एफ स्टैटिक हमें ये कैलकुलेट करना है। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो हमारा जो आउटपुट है स्टैटिक है, किस तरह करना है कि हमें फास्टेस्ट टाइम भी चाहिए कि एंटायर फैक्ट्री का जो पाथ है हमें पता चले, और वो हम किस तरह करेंगे? द फास्टेस्ट टाइम टू गेट थ्रू द एंटायर फैक्ट्री। इसका क्या मतलब है? मेरे पास एफ ऑफ आई, ये मेरे पास जे है, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है? द फास्टेस्ट टाइम है टू गेट फ्रॉम द स्टेशन starting time through the station S1J, यानी कि हमने स्टार्ट से लेके हमने एंड तक पहुंचना है, तो हम कौन सा पाथ फॉलो करें कि हम अपने फाइनल आउटपुट पे आ जाए, बट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम। तो हमारे पास इस चीज़ का हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है एफ स्टैटिक दैट इज इक्वल टू मिनिमम F1 ऑफ n प्लस x1, that is the x1 and x2. Again F2 of plus x2, x1 and x2, that is the formula to calculate the, हमने कैलकुलेट करना है हमने मिनिमम पाथ। अब वो किस तरह करेंगे? बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक बेस फंक्शन आता है और एक नेचर केस आता है। दीज आर अगेन लिंक विद दिस डिफरेंट फार्मूलाज, और ये फार्मूलाज क्या हैं? ठीक है, ये जो चीज़ें अभी हम बातें कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमने बात की है, इसमें हमने बात की थी फॉर एग्जांपल दिस थिंग, हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग जब बात की थी, इसका जो स्टार्ट किया है, एक्चुअली दीज ऑल आर द वही 4 स्टेप्स हैं जो हमने अभी इनिशियली जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में बात कर रहे थे, द स्टेप्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसको हम इधर अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, these are the second point, and the
थर्ड पॉइंट विल बी, हमारे पास क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। अब हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहला आ रहा है बेस फंक्शन। ठीक है, बेस फंक्शन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास बेस फंक्शन क्या होगा कि जो हमारे पास इनिशियल होगा ना, जे इज इक्वल टू 1 है या आई क्या है 1 2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एफ ऑफ 1 यानी कि इनिशियली फर्स्ट स्टेशन पे है ई ऑफ 1 प्लस A1 1। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका A1 1 का क्या मतलब है, अच्छा A1 1। अब एग्जांपल अब आए ज़रा E1। जस्ट लाइक देखें, हमारे पास फर्स्ट लाइन है E1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, E1 2 है एंड E1 4 है। इसी तरह मैं इसको बना लेता हूँ पहले F2 ऑफ 2, सेकेंड लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ A2 प्लस A2 ऑफ 1। तो अब इसमें ये गिवन है क्वेश्चन में, E1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 2 है एंड A1 1 हमारे पास है 6, दैट इज 8 इनिशियली, एंड E2 हमारे पास 4 है एंड प्लस फर्स्ट स्टेशन में हमारे पास गिवन है A2 1 दैट इज 2, तो 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग F21 और दैट इज F1 1 और F1 2। तो हमारे पास सबसे मिनिमम क्या है, दैट इज F21। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमने स्टार्ट करना है 2 से, कि हमारे पास कॉस्ट कम आ रही है यानी टाइम कम लग रहा है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेचुरल केस। अब नेचुरल केस में क्या करेंगे, नेचुरल केस में यानी बेस फंक्शन हो गया नेचुरल केस या बेस केस या नेचुरल फंक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगेन जब हमने इन टर्म ऑफ हमें जे देखना है, इन टर्म ऑफ जो जहाँ ट्रांसफर का हमारा जिक्र आ रहा है, जहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब लाजमी तो नहीं है कि हम फ्रॉम स्ट्रेट ही जाएं, हमें ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत पड़ी है, तो अब हमने उस केस को भी डील करना है, और उस जो ट्रांसफ़र का जो केस होगा हम उसको नेचुरल केस या नेचुरल फंक्शन की कैटेगरी में करते हैं। अगेन F1 ऑफ जे है और F2 ऑफ अगेन जे। अब इसका क्या फॉर्मूला, अगेन हमारे पास मिनिमम F1 जे क्या है, फर्स्ट जे माइनस 1 प्लस ए आई जे। व्हाट इज ए आई जे, अच्छा ए तो वो आ गया उसका उसके स्टेशंस एंड जे इज द ट्रांसफ़र। ठीक है, और अब यहाँ मेरे पास अब ट्रांसफ़र हो रहा है ना फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी आएगी F2 ऑफ जे माइनस 1 प्लस ट्रांसफ़र कॉस्ट T2, यानी कि ट्रांसफ़र को अगर ये फर्स्ट पे आया है, अगर इधर देखें, अगर ये फर्स्ट से इधर आ रहा है तो इस पे ट्रांसफ़र जो कॉस्ट आएगी T2 की आएगी ट्रांसफ़र कॉस्ट, और वो जो होगा वो यहाँ जो होगा वो J माइनस 1 होगा, J माइनस 1 प्लस A1 J, फिर ट्रांसफ़र कॉस्ट से फिर वो एट द एंड तक जाता है, तो दैट इज़ द हमारे पास ये। एंड इस चीज़ का अगेन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हमारे पास क्या है मिनिमम F1 J माइनस 1 प्लस कॉस्ट होगी T1 ट्रांसफर ऑफ J माइनस 1 प्लस A2
जे, एंड देन हमारे पास F2 J -1 एंड प्लस A2 J। ठीक है, दिस इज A1, दिस इज नॉट AI, दिस इज A1J। ठीक है, दिस इज द टू पर्टिकुलर फार्मूलाज, और हम इसको यूज़ करेंगे और हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और हम इस चीज़ को हम यूज़ करके फाइंड करते हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर, ये चीज़ है डायग्राम के हमारे पास एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास F1 है, इसका 2। अब इसका 2 का क्या मतलब है? F2 मतलब 2 में मेरे पास यहाँ 8 अवेलेबल है। जैसे पहले मैं फंक्शन लिख लूँ पूरा, मिनिमम F1 ऑफ, यानी कि J -1 क्या हुआ, J-2 है, 2 - 1, यहाँ मेरे पास 1 आ गया, प्लस A1 ऑफ 1 कॉमा F2 ऑफ अगेन 1 प्लस T2 ऑफ 1 प्लस A11। ठीक है, अब मिनिमम मेरे पास क्या हुआ कि क्या मेरे पास है A11 का, A11 यानी कि ये लाइन में चूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मेरे पास इनिशियली लास्ट में देखें कि A11 का 8 था मेरे पास। ठीक है, 8, और A11 पे भी हमारे पास, यहाँ अगर आप जाएं A11 पे, दैट इज A1, एंड A11 पे भी मेरे पास अगेन 8 अवेलेबल है। एंड F21 मेरे पास क्या है कि जो 6 यहाँ फाइंड किया था, F21 पे ये आया था, F2J आया था, ये मेरे पास 6 था, 4 + 2 6 है। और आगे मैं जाऊँ प्लस अब ट्रांसफ़र पे, अब देखें यहाँ ट्रांसफ़र से जा रहा है आगे, तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ 3, एंड ट्रांसफ़र पे 3 है, और आगे मैं जाऊँ इधर, यहाँ मेरे पास अवेलेबल है अगेन +3। ठीक है, तो एक सेकेंड, 3, ओह सॉरी, यहाँ एक स्टेप मिस कर गया हूँ, यहाँ मेरे पास होना चाहिए था, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द थिंग, यहाँ मेरे पास 3 था, यहाँ मेरे पास 6 है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ 3 से यहाँ मेरे पास ये 8 आ रहा है। ठीक है, कि दिस इज़ द थिंग, ये मेरे पास 8 आ रहा है, तो यहाँ इसलिए 8 लिखा जाए। तो मेरे पास अब मिनिमम क्या हो गया, ये 16 है, एंड दिस इज़ कितना बनता है, 8 14 15 16 17, दैट इज 17। तो अब इसमें मेरे पास मिनिमम क्या हो गया, अब कंसीडर 16, कौन सा पाथ, अब 16 यानी कि F1 यानी कि फर्स्ट पाथ को उसने कंसीडर किया इसमें मिनिमम। अच्छा, अब सेकंड, अब मैंने F1 फाइंड कर लिया, अब मैंने F2 के लिए तो फाइंड करना है। व्हाट इज F2 ऑफ 2, फार्मूला आपको हमने पिछले एग्जांपल में लिया, और उसी को मैं सिर्फ जस्ट इस पर्टिकुलर फार्मूला को, ये जो फार्मूला है इसको सिंपली मैं इसको यूज कर रहा हूँ। क्या हुआ, मिनिमम F1 ऑफ 1 प्लस T1 ऑफ 1 प्लस A2 ऑफ 2, F2 है 2 ऑफ 1 प्लस A2 ऑफ 2। जस्ट अब मेरे पास है A1 ऑफ 1, मेरे पास पता है 8 है, T ऑफ 1 है हमारे पास +2, एंड A2 ऑफ 2 है हमारे पास 11, और F2 ऑफ 1 मेरे पास है 6, और A2 ऑफ 2 मेरे पास गिवन है अगेन 11। तो अगर
अगर इसमें अगेन मिनिमम साइज लगेगा, इसमें आप कैलकुलेट करें तो 11 19 21 और ये मेरे पास बन रहा है 17, तो इधर मेरे पास मिनिमम आ जाएगा 17 जो कि है F2। ठीक है, सो कैलकुलेट दीज, और हमने ये वैल्यूज क्या करनी है, ये 17 और 16 हमने क्या करनी है, यहाँ कैलकुलेट हमने करनी है तमाम वैल्यूज हर पॉइंट की, यानी कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं इनको बाहर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, और हम we will save the values in tabular table, ठीक है, with a line number। ठीक है, ये हमारे पास इसमें सेव हो जाएगा। अब इसका थर्ड इसका पॉइंट है, अब हमने कंप्यूट करना है इसका ऑप्टिमल फंडिंग सोल्यूशन, यानी कि जो कि हमारे पास हमारा जो फाइनल गोल है, अब वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, अब वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आता है स्टेप का प्लानिंग प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटिंग द ऑप्टिमल टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमारे पास एफ ऑफ स्टैटिक जो हमारा फार्मूला हमारे पास गिवन है, मिनिमम f1 ऑफ n है प्लस x1 प्लस सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस f2 ऑफ n प्लस x2, जो कि हमारे पास ये है फाइनल हमारे पास आउटपुट। अब हमने अगेन वही रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है जो कि अभी हमने पिछले स्टेप में किया है, f1 ऑफ ये जो कि था मिनिमम f1 ऑफ j-1 प्लस a1 ऑफ j, f2 ऑफ j-1 प्लस t2 ऑफ j-1 प्लस a1 ऑफ j। ठीक है, इसी तरह हमारे पास f2 का फार्मूला था, f2 ऑफ j, इसका हमारे पास था मिनिमम, अभी हमने लिखा था f1 ऑफ j-1 प्लस t1 ऑफ j-1 प्लस a2 ऑफ j प्लस अगेन नॉट प्लस f2 j-1 प्लस a2 ऑफ j। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास इस तरह टेबल है जिस पे हमने ये वैल्यू सेव करनी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेशन है 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेशन हमारे पास हैं, और ये है f1 ऑफ ये है, ये f2 ऑफ f1 है, जैसे f2 ऑफ j। जैसे 1 पे मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास इनिशियली फाइंड होता है 8 और ये 6, जब 2 हमने फाइंड किया, अभी जो पिछले एग्जांपल हमने कैलकुलेट की है, वन से जस्ट लाइक दिस इज 16, दिस इज फॉर एग्जांपल लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है ना, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 16L1 और ये है 17L2। इसी तरह मैंने आगे ये 3 और 4 के भी उसी तरह फार्मूला होगा और उसको कैलकुलेट करूँगा, जो कि मैंने कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल इसका आता है आंसर 19L1 22L2
23L2 और 25L2। अब हमने एफ स्टेरिक फाइंड करना है जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है और हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब हमने बॉटम में हमारा अप्रोच है, बॉटम ऑफ अप्रोच में क्या है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली। दिस इज़ द बॉटम अप्रोच और दिस इज़ द थिंग हमारे पास होना है और इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है एफ स्टेरिक जो कि है मिनिमम क्या है, दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द थिंग, ये फार्मूला हमारे पास है कि क्या है हमारे पास फार्मूला मिनिमम F1 ऑफ, अब मेरे पास क्या था, मेरे पास 4, अब मेरे पास 4 स्टेशन है तो मैं ये F1 ऑफ 4 ये पुट करूँगा, F1 ऑफ xn की जगह यहाँ 4 होगा प्लस x1 कॉमा F2 ऑफ अगेन 4 प्लस x2। अब मेरे पास वही मिनिमम चल रहा है। F1 ऑफ 4 पे मेरे पास गिवन है F1 ऑफ 4, F1 ऑफ 4 पे मेरे पास क्या है 23 प्लस x1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वेट आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर डायग्राम। हाँ, अब x1 भी हमारे पास इनिशियली गिवन होगा, दैट इज 3 एंड दैट इज x2 इज 4। ठीक है, तो ये जस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और मैंने M3 और F2 और 4 मेरे पास अभी हमने आउटपुट कैलकुलेट किया था, दैट इज 25L2, दैट इज 25 प्लस 4, तो हमारे पास ये आ गया 26 और ये आ गया 29। तो हमारे पास क्या हुआ मिनिमम अगेन, तो मेरे पास क्या हुआ मिनिमम क्या हुआ 26, ये आ गया L1 और मेरे पास फाइनल पाथ क्या हुआ। अब हमारे पास फाइनल पाथ क्या होगा, अब हमने देखें L1 जहाँ तक हमने है तो हमें कैसे पाथ पे हमने फाइंड करना है, जस्ट लाइक टेकिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है ना, हमने यहाँ से लेके चलना है, इसको मैं मैप करके आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा पाथ कैलकुलेट कर। हमने जस्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ समझ आ जाए, मेकिंग दैट थिंग, दिस इज द थिंग। मेरे पास एग्जाम्पल थी, वेट, हाँ दिस इज थिंग, यहाँ से मैं ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, देन आई गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे आया हूँ, then I choose this path, then I choose this thing and then I reach to the this point। ठीक है, this is the particular path I follow, this these are the things, और हम ये इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे each and everything को और you can easily find that thing। this is the today's lecture। इंशाल्लाह हम अगला अगेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कवर करेंगे और अगेन इन डेप्थ देखेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर इश्यूज। सो टेक केयर, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।